तो आइए हम लोग समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसे हम लोग क्रियाकलाप 1.9 के माध्यम से समझेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नली लेते हैं, है ना। हमें क्या करना है, 2 प्रश्नली लेनी है और हमें 3 कील लेनी है, कांटी, है ना, है ना। अब हमें क्या करना है कि जो प्रश्नली है ए बी दर्शा देना है। प्रश्नली बी में हमें क्या करना है, 2 कील को डाल देना है ना। 2 कील को क्या करना है, डाल देना है। इसे रस्सी के माध्यम से बांध कर ऊपर कर देना है। और हमें क्या करना है, दोनों प्रश्नली में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट के विलयन डालना है ना। कॉपर सल्फेट के विलयन, इसमें क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। जो कॉपर सल्फेट का के विलयन का जो रंग होता है वह होता है नीला, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे 20 मिनट तक लगभग छोड़ देते हैं। 20 मिनट के पश्चात हम यह पाएंगे कि यह जो कांटी है, इस कील को बाहर निकालेंगे तो यह जो चमकीला कील था, उस चमकीले कील का जो रंग है वह भूरा हो जाता है ना। और यह जो बीकर ए में हमने कील को नहीं डाला तो इस विलयन का जो रंग है वह नीला ही है। तथा जिस विलयन में हमने इस प्रश्नली में हमने प्रश्नली बी में हमने इस फेरस यानी कि कील को डाला था, इसमें इसका जो विलयन है, इसके विलयन का जो रंग है वह नीला रंग गायब होना चालू हो जाता है। तो आइए इस अभिक्रिया को हम इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब फेरस, है ना, जो लोहा है, उसकी अभिक्रिया हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ कराते हैं, तो अब क्या होता है कि जो कॉपर होता है, फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है ना। किससे अधिक क्रियाशील होता है, फेरस से कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण फेरस इस कॉपर को विस्थापित कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है कि फेरस यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है, FeSO4 और कॉपर क्या होता है, यहाँ पर अलग हो जाता है। तब यहाँ पर यदि हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो इसका रंग जो होता है नीला होता है ना। सल्फेट के कारण क्या होता है, नीला होता है। जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है, कॉपर के कारण क्या होता है, नीला होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर कॉपर प्रतिस्थापित होने के बाद इसका जो रंग है धीरे धीरे गायब हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है ना। और यह जो फेरस है, यह क्या है, भूरे रंग का हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया को समझने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। फिर से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग आगे कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि कॉपर जिंक जो है वह कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है ना। जिंक की अभिक्रिया जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ कराते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है ना। क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। और यह क्या होता है कि इसके स्थान पर आ जाता है ZnSO4 है ना। और यह क्या है, जलीय विलयन के रूप में ही रहता है, एक्वस। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी क्या है कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर यदि हम सेम उसी तरीके की यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब PB लेड सीसा की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ कराते हैं, तो जो PB है वह कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर क्या होता है, PB जो है लेड, वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। और PbCl2 यानी कि एक्वस के रूप में ही है, इसका लेड क्लोराइड का निर्माण होता है ना। जब लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं, तब हमें कॉपर और लेड क्लोराइड की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड क्या है, कॉपर को विस्थापित करता है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश की। आइए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को क्रियाकलाप 1.10 के माध्यम से समझते हैं। हम
क्या करते हैं, दो प्रकनली है ना, एक प्रकनली में हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम सल्फेट है ना Na2SO4 सोडियम सल्फेट का विलयन, दूसरा प्रकनली में हम लोग क्या करते हैं कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड का विलयन लेना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों विलयन को आपस में मिला देना है ना, इन दोनों विलयन को आपस में मिला देना है। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों विलयन को आपस में मिलाएंगे तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, सोडियम है ना, सोडियम पर जो है वह आयन होता है। और यदि हम बात करें बेरियम की तो बेरियम पर क्या होता है, दो ऋण आयन होता है। इन दोनों है ना आयनों के संयोग होने से है ना, इन दो आयनों के संयोग होने से बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। दो धनायन दो ऋणायन से रासायनिक अभिक्रिया करती है, बेरियम सल्फेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो बेरियम सल्फेट तथा एक अन्य उत्पाद का निर्माण होता है सोडियम है ना, सोडियम क्लोराइड, जो कि है ना यहाँ पर विलयन में क्या है, नमक जो है विलयन में ही मौजूद रहता है और यहाँ पर सोडियम सल्फेट जो है वह अपक्षेप के रूप में पृथक हो जाती है। तो इस तरीके से यह जो है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। फिर से एक बार कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं है ना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि उपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, क्रियाकलाप क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप है ना 1.11 के माध्यम से समझते हैं। हमें क्या करना है, एक चाइना डिस्क लेनी है, चाइना डिस्क। इसमें हमें क्या करना है कि 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम हमें क्या, ग्राम कॉपर चूर्ण, और इसे हमें क्या करना है, गर्म करना है ना। हमें क्या करना है कि क्रियाकलाप 1.11 के माध्यम से एक चाइना डिस्क लेनी है। इस चाइना डिस्क में हमें 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेना है और इसे हमें क्या करना है, तापमान देना है, यानी कि गर्म करना है। जब हम इसे क्या करते हैं, तापमान देते हैं, तो कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। तापमान देने का अर्थ यह है कि उसे ऑक्सीजन से संयोग करवाना है ना। किसी भी पदार्थ का दहन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग हो रहा है। तो कॉपर जब ऑक्सीजन से संयोग करती है तब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर यहाँ अकेला है ना, अभिकारक में ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, अकेला है, लेकिन अभिकारक में अभिक्रिया के पश्चात कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है ना, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर क्या हो कि ऑक्सीजन का संयोग हो है ना, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना, ऑक्सीजन का संयोग होना उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाइड्रोजन का ह्रास। इसे हम लोग इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो कॉपर ऑक्साइड की प्राप्ति हुई है, उस कॉपर ऑक्साइड में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं और तापमान देते हैं, उसे गर्म करते हैं और उसे क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उसमें प्रवाहित करते हैं। तब क्या होगा, तब यह क्या करता है कि यह जो हाइड्रोजन है ना, यह जो हाइड्रोजन है कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर के स्थान पर यहाँ क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। कॉपर को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर H2O जल का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, कॉपर में ऑक्सीजन है
और अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास। और किस पदार्थ में? कॉपर में यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का संयोग, यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पर संयोग हुआ है, तो हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग होना अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश की। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो, है ना, ऑक्सीजन का संयोग होता हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। या फिर हाइड्रोजन का ह्रास या निकास हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यदि आगे हम बात करें इस उदाहरण की, तो कॉपर ऑक्साइड में जब हमने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया, तो कॉपर और जल की प्राप्ति हुई, है ना। इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है वह क्या हो गया? ह्रास हो गया। तो ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना। और हाइड्रोजन का संयोग होना, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग हुआ है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन आया है ऑक्सीजन के स्थान पर, है ना। हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग होना क्या कहलाता है? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इस तरीके से हमने उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया को समझा। हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, या फिर रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया एक साथ, है ना। उपचयन भी अपचयन दोनों एक साथ, है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हुआ हो, है ना, अपचयन भी हुआ हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि इससे पहले वाले उदाहरण में हमने समझा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है, तब क्या होता है कि यह जो हाइड्रोजन है कॉपर को विस्थापित कर देता है ना, और जल का निर्माण करता है। कॉपर के स्थान पर आकर जल का निर्माण करता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यह जो कॉपर है, यहाँ पर कॉपर की बात करें तो कॉपर में ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन का यहाँ पर अभिक्रिया होने के बाद ह्रास हुआ है, तो ऑक्सीजन का ह्रास होना कहलाता है अपचयन, है ना। ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तथा यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया के पश्चात, है ना, हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग है। तो ऑक्सीजन का संयोग होना, है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग है, इसलिए ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? उपचयन। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है? एक ही रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन की अभिक्रिया हो रही है, सॉरी, अपचयन तथा उपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक साथ हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रही हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपचयन उपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। कुछ अन्य उदाहरण को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रासायनिक अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? यहाँ पर यह जो कार्बन है जिंक को प्रतिस्थापित कर देता है ना, और ZN और कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पर प्राप्ति होती है। यहाँ पर क्या होता है? जिंक को हटाकर यहाँ पर कार्बन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होती है। यदि हम बात करें यहाँ पर जिंक की, तो जिंक का यहाँ पर क्या हुआ है? जिंक में पहले क्या है? रासायनिक अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन है, अभिक्रिया के बाद क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास हुआ है। तो जिंक में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। अपचयन, है ना। और यहाँ पर हम लोग यदि बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कार्बन में ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए यह क्या हो रहा है? यह उपचयित हो रहा है, उपचयित या फिर उपचयन हो रहा है ना। चूंकि यह दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दोनों प्रक्रिया हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यदि हम लोग अगले उदाहरण की बात करें तो मैग्नीज ऑक्साइड, है ना, MnO2
मैग्नीज ऑक्साइड के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है और मैग्नीज क्लोराइड जल तथा क्लोरीन का यहाँ पर क्या है निर्माण हो रहा है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभिक्रिया से पहले क्या है कि मैग्नीज में ऑक्सीजन है ना, मैग्नीज में क्या है ऑक्सीजन का संयोग है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात मैग्नीज में क्या है ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि मैग्नीज में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है अपचयन की क्रिया हो रहा है। कौन सी क्रिया? अपचयन की क्रिया हो रहा है। यदि हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो अभिक्रिया से पहले यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? उपचयन, है ना, क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। और चूंकि यहाँ पर एक ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि दोनों क्रियाएं हो रही है, अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा को समझते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर से एक बार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।